गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बाजी मैं तो ठीक हूँ। हाँ। और आप बताएं कैसा रहा आपका? बिल्कुल ठीक, मज़ा आया भाई। मुबारक हो नया पाकिस्तान आपको। माशाल्लाह जी बाजी, आपको भी नया पाकिस्तान मुबारक हो। लेकिन मैं इस हवाले से एक बात कहूँगी, नया पाकिस्तान है तो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और जिसमें से एक चेंजिंग जो सबसे मेन चीज़ है, जिसको मैं अभी गाना गाते हुए आ रही थी, हाँ। वो हमारे आने वाली न्यू जनरेशन के लिए जी। और वो ये है कि जब मैं अभी कार से आ रही थी ना, हाँ। तो सिग्नल पे आके खड़ी हूँ तो छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे आके मुझसे ना पैसा मांगना शुरू हो गए। तो मैंने ये सोचा मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, हमें देख के खुद दर्द होता है। तो जो उनके माँ बाप थे वो भी वहाँ पे भीख मांग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप इनको क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आप खुद भीख मांग रहे हैं, चलो ठीक है तो इनको तो भेजो आप। तो कह रहे हैं हम स्कूलों की फीसें नहीं दे सकते। तो मैंने कहा अभी देखें, अभी आगे जो है एजुकेशन के ऊपर इतनी चीज़ें हुई हैं कि ना बहुत से मुफ्त वाले स्कूल भी तो है बच्ची हमारे पास। आज एनुअल बजट है, उसमें भी एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। वैसे बिजली मतलब कि 2.2% जो है हमारी जीडीपी का वो हमारी एजुकेशन पे अलॉटेड है। उसमें भी पता नहीं कितना एजुकेशन की तरफ जाता है या नहीं जाता। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनएजुकेटेड। मेरे पास कुछ यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी थी जो आगे पढ़ना चाह रही थी, बताना चाह रही थी तुम्हें कि मतलब कि पाकिस्तान जितना अपना बजट जो है एजुकेशन पे खर्च करता है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में सबसे कम है। यानी कि इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में जितना पैसा हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज़्यादा कम है। ओनली 2.2% ऑफ द जीडीपी इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशन। साथ ही साथ हमारी लिटरेसी रेट का तो आपको पता है 58% तो हम कहते हैं, लेकिन उसमें से लोग जो हैं आधे सिर्फ अपना नाम ही शायद साइन कर सकें, वो ना अंग्रेज़ी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ना उर्दू लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो भी फिगर्स जो हैं वो भी ट्रिकी फिगर्स हैं। जितनी हमारी फ़ीमेल पॉपुलेशन है, जितनी लड़कियां हैं वो तो आपको पता है कि ओवर 50% जो है वो स्कूल ही नहीं जाती। 50% से ज़्यादा लड़कियां स्कूल नहीं जाती। अगर लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, लड़कियां तालीम याफ्ता नहीं होंगी और अगर आपकी पॉपुलेशन के आधे से ज़्यादा हिस्सा होंगी तो फिर आपको पता है कि तरक्की फिर किस तरीके से ही हो सकती है। और ये मैं बता दूं कि 25.2 मिलियन बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो 5 से 16 की एज के दरमियान हैं जो पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते। तो वो यही कर रहे होते हैं, सड़कों में भीख मांग रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं छोटा मोटा, जबकि उनको उस वक्त स्कूल में होना चाहिए। एंड अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कौन सा हमारा सूबा है जिसमें सबसे कम बच्चे स्कूल जाते हैं? बलूचिस्तान, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। तो एजुकेशन का प्रॉब्लम तो है, तालीम का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, लेकिन इस मसले को अब किस तरीके से हल करेंगे, क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा। और जब मैं श्रीलंका गई थी, जब मैं बांग्लादेश नहीं गई थी लेकिन मैंने सुना है इंडिया गई थी, तो मैं यहाँ पे मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी थी और वो डिफरेंस मुझे पाकिस्तान और इन मुल्कों के बीच में नज़र आया था कि वहाँ के लोग तालीम याफ्ता हैं। दिल्ली में, और मुझे कहते हैं बुरा भी लगता है, लेकिन दिल्ली में मैं एक रिक्शे में यहाँ बाज़ार जा रही थी, शॉपिंग करनी है, साड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, तो वो जो रिक्शे वाला था वो मुझे फ़ख्र से कह रहा था अच्छा पाकिस्तान से, तो मेरी बेटी जो है वो PhD कर रही है माशाल्लाह, रिक्शे वाले की बेटी। तो ये इंडिया और श्रीलंका और ये बांग्लादेश देख लें और फिर पाकिस्तान, आई थिंक दिस इज़ द मेन डिफरेंस, तालीम। क्या ख्याल है? बिल्कुल बाजी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी इंडिया जा रही थी तो बॉर्डर पे थी, तो वहाँ पे जब फॉर्म फिल हो रहे थे तो मैं भी फॉर्म फिल करने लगी तो कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी की ना लाइन लग गई मेरे पास कि हमारा भी भर दें, हमारा भी भर दें। तो पीछे जो इंडियन जो आर्मी वगैरह खड़े हुए थे ना, वो हंसने लगे, वो कह रहे हैं कि आप लोग में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आपके पाकिस्तान में कोई पढ़ाई नहीं होती। तो उससे बड़ा बुरा सा लगा था कि यार ये बड़ा गलत है। तो कह रहे हैं कि आप लोग तो फिर इसका मतलब है सही लगा है ना आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किसी और मुल्क में ना जाएं क्योंकि आप लोग सिर्फ सफाइयाँ कर सकते हैं। तो ये कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें बदलेंगी
अब तो कहते हैं कि TCF ने भी बलूचिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स खोले हैं। तो आज यही कर लेते हैं, कुछ गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो एजुकेशन के हवाले से बात कर सकें। ये अच्छा टॉपिक है आज के लिए, ये तो अच्छी मंडे बात है। मॉर्निंग सुबह अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं आप बिजली। बिल्कुल बाजी, और मैं तो कहती हूँ कि ना इसके ऊपर बात हो, और लेकिन हमारे यहाँ जो ना पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। वो बस ये सोच के बढ़ जाते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता, हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लो, वहाँ के भी स्कूलों में भी इतने पैसे नहीं होते हैं, साल में एक दफ़ा आपको देना होता है। और 2 बच्चे ही अच्छे, जितने कम बच्चे होंगे उतना उनको तालीम दे सकेंगे, तो आबादी भी थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। बहुत एक बड़ा साइकिल है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आज इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। मैं तो एक बात बोलूँगी पाजी, जो पहले जो बच्चे होते थे, माँ बाप थे, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लेते थे, 10-10 बच्चे होते थे, वो पढ़ा लेते थे माँ बाप। आज जो है 2 बच्चों के ऊपर भी नहीं। अच्छी एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी भी हो गई है, वो भी है बाजी, लेकिन हम लोग अपने तुम्हारे बारे में मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगती है वो ये कि तुम अपनी उम्र का वो नहीं करती, तो अभी भी सीख ही रही हो। मैं भी सीख रही बाजी, देखें कोई उम्र की कैद नहीं होती है, और मेरी उम्र पे ना जाया कर, मैं आपको इतनी दफा मना किया है। हाँ, लेकिन हाँ जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। आयशा और नसीब खान भी आ चुके हैं कैफ़े में, हमें ज्वाइन कर लिया है इन दोनों ने, और इनसे भी बात होगी थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में। नसीब खान, तुम मुझे बताओ, तुम तो चाइना पढ़ने गए थे, बड़ी बात है भाई। बिल्कुल, उधर बल्कि मैंने 2-3 चीज़ें खाली करिकुलम के हवाले से नहीं देखी सीखी। हाँ। स्टूडेंट्स की जो एसोसिएशंस होती है, स्टूडेंट्स जिस तरह अपनी सेल्फ गवर्नेंस करते हैं, वो मैंने बड़ा जोरदार चीज़ सीखी मैंने उधर चाइना की यूनिवर्सिटी में, जो यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस पता नहीं क्यों नहीं कराई थी भी। 2006 के अंदर पॉलिसी भी बन चुकी थी कि दोबारा से इसको खोला जाए, लेकिन बस बंद है, क्या करें। सही है। और आयशा, तुम मुझे बताओ कि यू वेंट टू culinary स्कूल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत होता है कि मैथ्स में कुछ हो या ज्योग्राफी में कुछ हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इवन लर्निंग स्किल इज़ एजुकेशन। तो आप बिल्कुल culinary स्कूल जाएं, या अगर आपने अभी भी आपको लगता है कि देर हो गई है, देर नहीं हुई, आप कहीं जाके सिलाई सीख सकते हैं, कहीं जाके हेयर कटिंग सीख सकते हैं, ब्यूटिशियंस कोर्सेज ले सकते हैं, फैशन के कोर्सेज ले सकते हैं, वो भी एक एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं। वो एजुकेशन का एक हिस्सा है। लेकिन अनुषे, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, जब मैंने अपना मास्टर्स किया था इसमें culinary आर्ट में कुछ करने से पहले, मैंने अपना मास्टर्स किया था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। अच्छा, उसमें क्या था कि कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे जो उस वक्त हमें बहुत बुरे लगते थे। उसमें एक सब्जेक्ट था एजुकेशन, उसका नाम ही एजुकेशन था। ठीक है। वेल, वो इतना अच्छा था नहीं जितना साउंड कर रहा है, लेकिन दूसरा एक सब्जेक्ट था विमेन स्टडीज़ के नाम से। एंड अगर हम कोई ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स रखते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस विमेन स्टडीज़ की बजाय ह्यूमन स्टडीज़, विमेन भी हैं उसमें, मेन भी हैं उसमें, एनिमल्स भी हैं उसमें, प्लांट्स भी हैं, इसकी आई थिंक हमें एज अ माशरा बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए डिग्री बहुत सारे लोगों के पास है। हाँ। बहुत सारे ग्रेजुएट्स और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपेरेंटली एमफिल किया होगा या बहुत पढ़े लिखे होंगे, मगर उनकी बातों से वो लगता नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक्सपोजर की और ज़रूरत है, हमारे करिकुलम को, सिलेबस को देखने की और ज़रूरत है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो ऐड होने वाली हैं, पुराने सिलेबस से निकलें, कुछ अच्छा ऐड करें ना। और वोकेशनल एजुकेशन जो है ना, उसकी तरफ आए, क्योंकि जो चीज़ आप क्लास में सीखो, फौरन आप बाहर जाओ और वो काम पे अप्लाई हो सके, ना कि वो किताबी नॉलेज जो आप घर पे भी पढ़ ही सकते हो, लेकिन उसका एक्चुअली जो मैंने रट्टा मार के OA लेवल्स में, पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर्स में, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं। एक्चुअली जो लोग प्राइमरी एजुकेशन थ्रू कर लेते हैं वो तो इवेंचुअली कॉलेज वगैरह चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि स्कूल ही नहीं जाना हो रहा, विच इज़ रियल कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि आई थिंक फ्रॉम कॉलेज डिग्रीज एंड यूनिवर्सिटी डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्राइमरी एजुकेशन होगी, तो बाकी एजुकेशन होगी तो आगे जाएंगे ना कॉलेज। वो तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि दुनिया भर में प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस है बनिस्बत हाई स्कूल एंड बियॉन्ड दैट। तो प्राइमरी एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान में, आई डोंट नो वो कैसे हैं। वेल वो अभी ऐसे है कि बहुत भारी एक बैग होता है जिसमें एक बच्चे ने एक दिन में 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करने की, जैसे तुम कह रही हो, बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन का सिलेबस, करिकुलम फॉर इंस्टेंस बदल दिया, अब आपकी बीइंग अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर वालों को बताएं कि अपने बच्चों के लिए टॉयज़ भी एजुकेशनल ही खरीदें। जब वो अपने पैसों से खिलौने भी दूसरे किस्म के खरीदेंगे, बच्चों में क्रिएटिविटी और आएगी, रोट लर्निंग से, यानी उनको रट्टेबाजी से निकाली, तो वो वाकई में इस ज़माने की ट्रस्ट में रिक्वायरमेंट है। वरना अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सीधा साधा रहे और मैं उसको जो है बहुत किसी हाई फाई स्कूल में नहीं भेजूं, सीखना उसने तब भी है,
लेकिन वो अच्छा सीख पाएगा। पाएगा। चेंजिंग ना माशाल्लाह, मुझे ये कहते हुए अच्छा भी लगता है कि अब स्कूल्स जो हैं वो भी इस बात को नोटिस ले रहे हैं और चीज़ें बदल रहे हैं। लेकिन चेंजिंग द करिकुलम, दे चेंजिंग द वे प्राइवेट भी, लेकिन ये कि लेकिन बाजी 12 सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चे को रोज़ाना 12 सब्जेक्ट लेके जाने होते हैं, किताबें जो होती है ना 12, और वो जो बैग भारी होता है उससे बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो एक्चुअली मैंने एक इदारे के साथ काम भी किया है, TCF, और बहुत बेहतरीन इदारा है पाकिस्तान में तालीम और एजुकेशन के हवाले से बहुत काम करता है, और ये वो एक वाहिद इदारा है जिसने बलूचिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स खोले हुए हैं और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। तो उनके गेस्ट को मैंने इनवाइट किया हुआ है, बिजली वो आने वाले, जरा सफाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करूं उनके लिए, हार कर लेते हैं, उसके बाद कुकिंग कर लेंगे, आने वाले जल्दी से। यहाँ पे ये पूरी जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। हमारा मुस्तकबिल हमसे कुछ सवाल पूछता है, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ? क्यों मेहनत तो पूरी पर खुशियां अधूरी? सवाल कई और सब मुश्किल, मगर जवाब सिर्फ एक, तालीम। तालीम ही इन बच्चों को एक बेहतर कल दे सकती है। द सिटीजन्स फाउंडेशन पिछले 23 साल से इन बच्चों तक मयारी तालीम पहुंचा रही है। हमें आपकी मदद की जरूरत है, आइए हाथ उठाएं। एंड वेलकम बैक। आज तालीम के हवाले से बात हो रही है और हमने आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए थे कि पाकिस्तान में हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना बजट जो है तालीम पे अलॉट करती है। साथ ही साथ एक इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन के नाम से, TCF, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने इनके साथ काम भी किया है, लेकिन जब भी मैंने इनके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है तो वो ख़ुद इतने पढ़े लिखे अच्छे लोग, एक दिल से कहते हैं ना कि वो लगता है आपको कि दे डूइंग द राइट थिंग। एंड एक ऐसा अदारा है जो बहुत अरसे से पाकिस्तान में है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तालीम के लिहाज से। और आज हमारे पास उनके CEO यहाँ पे मौजूद हैं, सैयद असद अयूब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? बस बिल्कुल ठीक। और बहुत अरसा हो गया आपको TCF के साथ, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप होते थे, लेकिन छोड़ छाड़ के आपने कहा नहीं भाई तालीम देनी है लोगों को, बच्चों को। जी बिल्कुल। TCF के बारे में हम सब तो जानते ही हैं वैसे, लेकिन आज भी अगर किसी को ना पता हो तो TCF के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये इदारा कब शुरू हुआ, आपने इसको कब ज्वाइन किया और ये क्या काम करता है पाकिस्तान में? जी तकरीबन 23 साल पहले बाज़ दोस्त इकट्ठे हुए, और जिस तरह से आजकल हम लोग पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बहुत बात करते हैं जी, वो लोग भी परेशान रहते थे और उनके जहन में आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज वो जैसे अंग्रेज़ी की कहावत है ना कि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है। तो चीज़ें बहुत सी थी करने के लिए, जैसे आज भी हैं माशाल्लाह। उन्होंने सोचा कि तालीम में कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर तालीम होगी मुल्क में तो फिर सेहत भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, फिर पार्टी एलिवेशन भी होगी, फिर पॉपुलेशन प्लानिंग भी बेहतर होगी, फिर जेंडर इक्विटी भी जो है वो बेहतर होगी। हर लिहाज से बहुत सारी चीज़ें सही, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि तालीम के मैदान में उन्होंने सोचा कि काम करना है। दूसरी बात उन्होंने सोचा कि माशरे के उस तबके को उठाना है जिसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। बिल्कुल सही। तो हमारी बदकिस्मती है कि जो ऐसा तबका है जिनके पास पहले ही बहुत कुछ नहीं होता, उनके पास तालीम की भी बहुत कमी है और वो पीछे हैं, पीछे रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सही। इस सोच के तहत उन्होंने गरीब तरीन इलाक़ों में तालीम का आगाज़ किया, और सबसे पहले वो जो कहते हैं ना कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़, सबसे पहले उन्होंने अपने पैसों से 5 स्कूल बनाए। 5 स्कूल बनाए, ठीक है। और ये टारगेट किया कि इंशाल्लाह मुल्क में 1000 स्कूल कायम करने। लेकिन सर जो सबसे बेहतरीन बात TCF की है कि वो सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। जो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस खोले हुए हैं कि हम बच्चों को फ्री तालीम देते हैं, लेकिन माशाल्लाह जो TCF से पढ़ के निकलते हैं वो तो बड़े स्कूल्स भी जाते हैं, बड़े कॉलेजेस भी चले जाते हैं आगे। ये कितना ज़रूरी है? शुरू से सोच ये थी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी पुअर स्कूल्स फॉर पुअर चिल्ड्रन। गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए आप छप्पर के नीचे कर दें, दरख्त के नीचे कोई तालीम दे दें। नहीं, एक अच्छा शुरू से सोच थी कि स्कूल जो है वो प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग होगी और मेयारी तालीम होगी। इसलिए अक्सर हमारे स्कूलों में बल्कि टीचर्स जो हैं वो उस इलाके से क्योंकि मुहैया नहीं हो सकती, गरीब तरीन इलाका है, तो वो एक ऐसे इलाके से आती हैं जो निस्बतन बेहतर है तालीम के हवाले से, और वहाँ से
हम लोग वैन से टीचर्स को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि वो वहाँ आके तालीम दे सकें। ठीक है। तो सोच हमेशा से ये थी कि मयारी तालीम जो है वो उसको अफोर्डेबल कर देना है। बच्चा चाहे 10 रुपये दे सकता हो, चाहे 50 रुपये, चाहे 100 रुपये, जो बच्चा दे सकता है वो बच्चा दे। और 1000 स्कूल्स जो आप लोगों ने सोचा था वो पहले ही सोच रहा था, क्योंकि 1000 स्कूल कहने में बड़ा आसान लग रहा है मुझे सर, लेकिन 1000 स्कूल इज़ अ वेरी बिग टास्क। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, हमारे जो फाउंडर्स हैं, वो यही कहते हैं कि अगर हमने 1000 के बजाय 200 सोचा होता ना तो शायद आज 200 होते। आज माशाल्लाह 1500 स्कूल सारे पाकिस्तान में, माशाल्लाह, जी, और 2.25 लाख बच्चे बिल्डिंग्स हैं और अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, और जाके मैंने 1-2 स्कूल्स ऐसे देखे भी हैं। और अब तो 1500 यानी कि उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब अगला टारगेट क्या है? 5000 स्कूल्स। और बलूचिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे तालीम में जो है हमारा जो सूबा है वो पीछे है, सबसे कम बच्चे स्कूल बलूचिस्तान में जाते हैं, लेकिन TCF ने बलूचिस्तान में भी स्कूल्स खोले हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारा इदारा जो है वो सारे का सारा हमारे सपोर्टर्स और डोनर्स की सपोर्ट से ही चलता है, और अल्लाह का शुक्र है उसमें पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं और वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं और बहुत दर्द रखते हैं। असल में मुल्क से बाहर जाके आपको और भी मुल्क की ज़्यादा कदर होती है, मुल्क की कदर भी होती है और एहसास भी होता है कि कितना काम करने का है आपके मुल्क में। तो हमारे जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स और दोस्त हैं उन्होंने बहुत सारे स्कूल जो हैं वो चाहते थे, हम भी चाहते थे कि बलूचिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो अब माशाल्लाह हमारे 70-80 स्कूल जो हैं वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त सर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 1500 स्कूल्स, तो अब अगला टारगेट 2000 स्कूल्स तो हो ही जाएगा। नहीं, अगला टारगेट एक्चुअली हमारा ये है कि इंशाल्लाह अभी हमारे यहाँ 2.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, और तकरीबन समझें कि मिला के 2 लाख के करीब बच्चे पढ़ के जा भी चुके हैं। अब हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह TCF को 2 मिलियन बच्चों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी देख रहे हैं। और हमारी इसके बारे में मैं आने वाली थी कि पार्टनर्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, या स्पॉन्सर्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हमारी पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारे तकरीबन इस वक्त 250 से ज़ायद स्कूल चल रहे हैं। अच्छी बात है। सिंध गवर्नमेंट के साथ अभी हमारे मुआहदे हो रहे हैं कि जिसमें इंशाल्लाह हम उनके कई स्कूल लेंगे, और हमें उम्मीद है कि सिंध में इंशाल्लाह हम लोग और कई 100 स्कूल जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में लेंगे। तो मुख्तलिफ सिमतों में काम हो रहा है। एक बहुत टीचर्स मिल जाते हैं, इतने टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं पाकिस्तान में। हाँ, ये इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। टीचर्स मिलना मुश्किल काम है, लेकिन हम लोगों का एक बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए। तो टीचर्स जिस लेवल पे भी आती हैं हम उन्हें ग्रूम करके और उनकी ट्रेनिंग करके हम उसको बहुत अच्छे मेयार पे उनको ले आते हैं। तो और ये भी मेरे ख्याल में एक और एक चीज़ है, माशाल्लाह हमारी 12,000 टीचर्स हैं आज के दिन। तो बहुत सारे इलाकों में वो टीचर्स ख़ुद जो हैं उनको पहली दफ़ा मौका मिला है कि उनको जॉब करने की इजाज़त मिली है, उनको अपनी फैमिली से, क्योंकि TCF है एक मोतबर इदारा है, तो उसमें उनके वालिदैन या उनके घर वाले उनको इजाज़त दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है एक जो हम साइड पे एक और काम कर रहे हैं चुपके चुपके से, वो ये है कि चुपके से जो हम अब नेशनल TV पे बताने वाले हैं, जो नेशनल TV पे बताने वाले हैं कि ख़ातीन के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोबेबली द बिगेस्ट प्राइवेट जॉब प्रोवाइडर फॉर women in Pakistan. That is amazing. जी, That's a tall claim also. That but is it a could be tall. true. That's probably true. It's probably true. जी, हमारे तकरीबन 17,000 एम्प्लॉइज़ में से 15,000 खातीन। ये बात मैं भी कह रही थी, क्योंकि कभी कभी लोगों की उम्र निकल जाती है लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि वो कुछ सीख सकें या वापस स्कूल जा सकें। ठीक है, वो शायद अपनी प्राइमरी एजुकेशन शुरू नहीं कर सकते, लेकिन वो कोई स्किल तो सीख सकते हैं, वो कुछ कोर्सेज तो कर सकते हैं। तो हम लोगों का एक प्रोग्राम आगाही के नाम से है जो कि हम एडल्ट लिटरेसी का प्रोग्राम करते हैं, और उसमें माशाल्लाह तकरीबन हर साल 11-12 हज़ार खातीन को हम बेसिक लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। तो ये काम शुरू हुआ था कि क्योंकि स्कूल ऑलरेडी मौजूद है, तो आसपास के मोहल्ले की खातीन जो हमारे बच्चे हैं, उनकी वालिदाएँ, उनकी बहनें बड़ी जो कि स्कूल गोइंग एज से गुजर चुकी हैं लेकिन फिर भी चाहती हैं कि कम से कम उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाए। तो माशाल्लाह अब तक हम तकरीबन 70,000 खातीन को बेसिक पढ़ना लिखना जो है वो सिखा चुके हैं। फैंटास्टिक। ठीक है जी, इसी बात पे हम ब्रेक लेंगे। फ़र्क पड़ता है, हमारा सेगमेंट जो है वो ऑन है। TCF के हवाले से बात हो रही है। असद साहब हमारे पास एक और सेगमेंट के लिए मौजूद हैं, तो अगर कोई कॉल्स करनी है तो वो भी करें, वरना फिर देखते रहे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं। फ़र्क पड़ता है, हमारा सेगमेंट भी ऑन है और हमारे साथ सैयद असद अयूब अहमद साहब मौजूद हैं, जो CEO हैं TCF के, एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है। सर, सबसे बड़ा चैलेंज आज अब 2018 में जो TCF फेस करता है वो क्या है? लोगों को शायद लगता होगा कि फंडिंग्स मिल जाती हैं, बड़ा आसान है। नहीं, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा चैलेंज है जो बल्कि हमारी ग्रोथ को थोड़ा सा रोक रहा है। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि देखें, हम सबको सोचना चाहिए, हम सब पाकिस्तानी जो हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान को उसके मौजूदा हालात से निकालना चाहते हैं, कोई तब्दीली चाहते हैं, तो हमारी कौम को तालीम याफ्ता होना ज़रूरी ही होगा। और दूसरी बात है कि तालीम, लेकिन मेयारी तालीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सिचुएशन है कि हमारे बच्चे जो हैं वो GIK में जा रहे हैं, लम्स में जा रहे हैं, IBA में जा रहे हैं, डाउ मेडिकल में जा रहे हैं, UET में, NED में। तो अगर इनको मेयारी तालीम ना मिलती तो ये बच्चे जो हैं वो यहाँ तक ना पहुँचते। और हम में से हर एक को इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। और ये एक बहुत ही कम रकम है, हम लोग सिर्फ 1250 रुपये महीने में एक बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आप चाहे एक बच्चे को सपोर्ट करें, चाहे आप 10 को करें, चाहे आप 100 को करें, लेकिन मेरी ये सोच है कि हमें मेयारी तालीम के लिए हम में से हर एक को अपना हिस्सा डालना होगा, वरना हमारा मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि एक आम आदमी जो है, जैसे मैं या कोई और, हम बोलेंगे TCF तो चल पड़ा है, उसके तो बड़े डोनर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, हम हमारे डोनेशन से कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किसी एक शख्स की ज़िंदगी बदल दें, बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम लोग जितनी हमें डोनेशंस आएंगी उतना ही ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अभी भी हम उतने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं जितनी हमारी इस्तात है, जितना हम पढ़ा सकते हैं, इसलिए कि अभी फंड्स अगर और आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम और को पढ़ा सकते हैं। 1500 स्कूल्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1500 स्कूल। हाउ डू यू ओवरलुक ऑल ऑफ दिस? किस तरीके से क्या चल रहा है? एक्सटेंसिव सिस्टम है मैनेजमेंट का, इस्तेमाल किया जाता है, विजिट्स की ट्रैकिंग होती है। हमारे हर एक स्कूल में 3.6 विजिट्स पर मंथ हो रही होती हैं किसी ना किसी की तरफ से, जिसमें चाहे ऑडिट वाले हों, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे एजुकेशन के क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। और ठीक है। तो मतलब इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो साल में एक दफ़ा तो होती है, लेकिन इसके अलावा साल के दौरान भी 5-6 दफ़ा हम और ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज़ गोइंग ऑन। उस मेयार की तालीम देने के लिए पीछे बहुत एफर्ट है, और वो इस वजह से कि शुरू से सोच थी कि इसको हमने एक मेयारी तरीके से इदारे को चलाना है। तो माशाल्लाह आज हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं, कोई IBM से आया है, कोई सिटी बैंक से आया है, लोग अपने जॉब छोड़ के, कोई शेल से आया है, अपने जॉब छोड़ के जो हैं उन्होंने TCF को ज्वाइन किया है। और सबसे बढ़ के तो लेकिन बात ये कि हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं और हमारी जो टीचर्स हैं, ये उनकी सारी मेहनत का नतीजा जो आज TCF है। कितने होंगे? आई मीन हाउ मेनी टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स मस्ट देयर बी? बहुत सारे होंगे। और मुझे सबसे जिस चीज़ पे खुशी होती है वो ये है कि आज 600 के करीब टीचर्स जो हैं वो हमारी अपनी बच्चियां हैं, जो कि एक ज़माने में पढ़ती थी और फिर आगे पढ़ के वो फिर वापस आई हैं और आज वो हमारी टीचर्स हैं। और एक और चीज़ जो TCF बहुत अच्छे से करता है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कि आप किसी भी तबके से हों, किसी भी मज़हब से हों, किसी भी एथनिसिटी से हों, सब बच्चे हमारे बच्चे, सारे बच्चे हमारे बच्चे। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि आप कहीं किसी भी बिना पे आप तखसीस करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट डज TCF होप टू लाइक अचीव इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, तो इसका क्या जवाब होगा? या फिर कोई प्लान ही नहीं है, बस ग्रोथ जितने हो 10,000 स्कूल? नहीं, हमारा बड़ा क्लियर प्लान एज इन लाइक वो तो होगा, लेकिन it's about just growing as much as you possibly can. It's just about growing as much as we can, and we have a very particular target कि हमें इंशाल्लाह 20 लाख बच्चों तक पहुंचना है अगले 10 साल के अंदर, और वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, उसमें TCF के अपने स्कूल्स की ग्रोथ भी है। हम लोगों ने पिछले 10 साल में किताबें डेवलप की हैं जो इस वक्त उर्दू में बेहतरीन किताबें पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी किताबें दूसरे स्कूलों में इंट्रोड्यूस हों, हम उन किताबों को देने को तैयार हैं। हम इंशाल्लाह उनका अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर रहे हैं ताकि अंग्रेज़ी में भी वो अवेलेबल हों। तो टीचर ट्रेनिंग का एक एरिया है जहाँ पे बहुत काम किया जा सकता है। हम लोगों का ख़ुद तजर्बा जो है तकरीबन 23 साल का टीचर ट्रेनिंग में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं
रहना तालीम के मैदान में ही है। सर किस तरीके से बच्चे को इनरोल किया जाता है? कैसे हम आ जाते हैं TCF पे कि मेरे बच्चे को इनरोल करा दें, या कैसे होता है? बस ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, और लोग आते भी हैं? लोग आते हैं, और एक दफ़ा जब उन्हें पता चलता तो है, आप किस तरीके से जायज़ा करते हैं कि हम एक छोटा मोटा टेस्ट तो लेते हैं, लेकिन हमारा मकसद देखें ये नहीं होता कि किसी बच्चे को रोकना है। मैंने जैसे अर्ज़ किया, हमारा मकसद ये है कि सब बच्चे हमारे बच्चे, हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल के अंदर लेकर आना है। अगर वो कमज़ोर भी हैं तो इंशाल्लाह हम उनके साथ काम करेंगे और उनको उस मेयार तक लेकर आएंगे जिस मेयार तक हम लाना चाहते हैं। क्योंकि हर लेवल पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि बच्चों का मेयार किस लेवल तक पहुंचा है। हर एक कोशिश कर रहा होता है कि अगला साल उससे भी बेहतर हो। आज माशाल्लाह हमारे 64%, 64% बच्चे जो हैं उनके मैट्रिक में A और A+ आते हैं, और ये नेशनल एवरेज 28% है। तो ह्यूज डिफरेंस। हमारे 90% बच्चे मैट्रिक करके आगे इंटरमीडिएट में जाते हैं। नेशनल एवरेज गालिबन प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, उस पर तो बहुत कम फोकस है पाकिस्तान में। लेकिन TCF माशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म उन तमाम बच्चों को देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। सर जितने सारे पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख भी रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे TCF के हवाले से कि हम किस तरीके से एक बार फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं TCF की ग्रोथ में, या इस इदारे पे यकीन करना? जी देखिए, मेरे ख्याल में वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू मस्ट हैव योर बैंग फॉर द बक। TCF का इदारा जो है वो एक बहुत अच्छे मेयार की तालीम दे रहा है। आप इस बात पर यकीन रख सकते हैं कि अगर इंशाल्लाह आप TCF में एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो बहुत मेयारी तालीम उसको मिल रही होगी। मेरी गुजारिश फिर वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम में से हर शख्स को अपना हिस्सा डालना होगा अगर हम चाहते हैं कि अपने मुल्क की बेहतरी हो। क्योंकि ये जो लोग सोचते हैं ना कि कोई और आके तब्दीली ले आएगा या कोई बाहर से कहीं से मदद आ जाएगी या खुदा की तरफ से गैबी मदद, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला उस कौम की मदद नहीं करते जो अपनी मदद खुद नहीं करते। तो जब तक हम तो अगर हम ये नहीं सोचेंगे और सोचेंगे कि कहीं से खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, खुद ब खुद ठीक होनी नहीं होनी। हमने ही इस पर हिस्सा लेना है, और ये बात हमने थोड़े दिन पहले भी की थी कि अगर आप खुद तब्दीली चाहते हैं तो आपको खुद भी बदलना होगा, थोड़ा सा खुद भी अपना नज़रिया बदलना होगा और अपने तौर तरीके बदलने होंगे। असद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया। बहुत दुआएं हमारी तरफ से, TCF की तो क्या बात है, हमें सब दुआएं चाहिए आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, थोड़ी सी कुकिंग भी होगी, सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबको याद दिला दें, आज तालीम के हवाले से बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे पास हमारे कैफ़े पे आए हुए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब ने, हु प्रेजेंटली सर्विंग एज अ चेयरमैन ऑफ द सेकेंडरी बोर्ड ऑफ कराची, चेयरपर्सन है हमारे मैट्रिक बोर्ड के, ख़ुद भी MPhil है माशाल्लाह, PhD भी हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, किताबें भी लिखी हैं। ही इज़ ऑल्सो सर्व्ड एज अ रीजनल डायरेक्टर फॉर कॉलेजेस फॉर 4 years एंड 24 रिसर्च पेपर्स भी इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैट्रिक बोर्ड, दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो सब पाकिस्तान में क्या काम कर रहा है? व्हाट ऑल हैपेंस मैट्रिक बोर्ड में? डेफिनेटली, जैसे पाकिस्तान में पूरे बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो मैट्रिक बोर्ड भी इम्तहान कंडक्ट करता है, और सिंध का ये सबसे बड़ा बोर्ड है जिसमें तकरीबन 3.5 लाख बच्चे इनरोल हैं और जिनको हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। ज़बरदस्त। अब ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं, आर दे लाइक डन प्रॉपर्ली? ओवरसी कौन करता है कि ठीक तरीके से होंगे या फेयर तरीके से होंगे, कोई चीटिंग नहीं होगी? जो लोग जो क्या कहते हैं, जो चेक रखते हैं इन चीज़ों पे, उनको देखिए, 2 कंपोनेंट हैं। एक डायरेक्टेड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, वो तो टीचिंग करते हैं, और बोर्ड जो है वो डेफिनेटली सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, बच्चों को फैसिलिटेट करता है, एग्जामिनेशन सेंटर बनाता है, असेसमेंट कराता है और वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है। ठीक है। तो ये हमारा काम है डेफिनेटली।
सर कितनी पॉपुलेशन, कितनी फीसद पॉपुलेशन मैट्रिक तक पहुंच पाती है पाकिस्तान में? कोई ऐसे फिगर्स हैं, कोई सर्वे है कि कितने लोग वाकई में? मेरे ख्याल अच्छे खासे लोग मैट्रिक तक पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास ये ड्रॉप आउट रेट का एक मसला है लोअर क्लासेस में, और ये रूरल एरियाज़ में है डेफिनेटली। कराची, हैदराबाद, मीर पुखार, सक्खर, लाड़काना, ये तो बड़े शहर हैं। इनके अंदर तो हमने नहीं देखा कि कोई ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा हो, और हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा पढ़ जाए। अब प्राइवेट स्कूल भी इतने ज़्यादा बन गए हैं, छोटे छोटे इलाकों में भी बन गए हैं, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि वो सस्ती एजुकेशन तो कम से कम दे रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती है। तो अगर हम ना लिटरेसी को देखें तो हमें ना दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब हम टोटल जब वो एवरेज लेते हैं तो डेफिनेटली वो भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन जनरली तौर पे अब हमारे पास पढ़ने का रुझान ज़्यादा है, और ड्रॉप आउट रेट जितना एक्सप्लेन करते हैं मैं नहीं समझता कि इतना है। मैं तो गांव गोठ में भी गया हूँ, रूरल एरिया से मेरा ताल्लुक़ रहा है। सर तो मुझे बताएं कि क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू पुट मोर मनी इनटू एजुकेशन, कि तभी जाके ज़्यादा लोग पढ़ेंगे या बेहतर क्वालिटी एजुकेशन होगी, या आपकी मैट्रिक की जो आपका जो करिकुलम है जो ये है, इन चीज़ों से क्या आप आर यू सैटिस्फाइड? जी ठीक है, हम जिस तरह चल रहे हैं ये ठीक है, लेकिन मोर मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज़ को भी अपना ना वाइटल रोल प्ले करना पड़ेगा, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ गवर्नमेंट, हमारे सूबे में बाज़ जगह ऐसी आबादी है जो स्कैटर्ड आबादी है, वहाँ चंद घर हैं तो एक छोटा सा स्कूल है। अब हम ये समझ के कि वहाँ थोड़े से लोग हैं, वहाँ अगर स्कूल नहीं होता तो वो बच्चे रह जाते हैं, फिर वो इलिटरेसी मल्टीप्लाई होती रहती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने तय कोशिश कर रही है, और इस दफ़ा तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि तमाम वो बच्चे जो सिर्फ पोजीशन के अलावा जिनका A1 ग्रेड था उनको भी 25,000 रुपीज़ पूरे सिंध के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, नॉट ओनली इन कराची। तो ये एक बहुत अच्छा है, इनकरेजिंग है, और बच्चों को बड़ा हौसला मिल रहा है। सर कोई तरीका है गेज करने का या कोई आइडिया लगाने का कि कितनी फ़ीसद हमारी जो आबादी है वो इलिटरेट है या उनको तालीम याफ्ता नहीं है? मुख्तलिफ सर्वेज़ हैं, जैसे 52% का हम एस्टिमेट करते हैं। अब हमने उसमें ये कर लिया है कि जो शख्स अपना नाम लिख सकता है, थोड़ा बहुत लिख सकता है, उसको हम लिटरेट कह देते हैं। रियल तो ये है कि कुछ मज़ीद आना चाहिए उसको, तो मगर ग्रेजुअली हमारे पास लिटरेसी बढ़ रही है, नो डाउट। अब पेरेंट्स भी बड़े कॉन्शियस हैं और वो बड़ा मोहतात हैं, वो अटेंशन पे कर रहे हैं और चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन कोहेसिव एफर्ट्स चाहिए गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी। और जब तक ये मतलब सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम लिटरेसी को उस हद तक नहीं बढ़ा सकते। दुनिया के बाज़ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मतलब लिटरेसी बढ़ाई है, तो उन्होंने देखा है कि लोग क्यों नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि भाई वो गाँव में काम करते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा हम सुबह के टाइम हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वर्किंग ऑलरेडी, उनको लगता है कि पैसे आ रहे हैं तो तालीम की क्या ज़रूरत है हमें। अच्छा, उनके यहाँ ये है कि अगर वो गांव उसमें काम कर रहे हैं गांव में, तो वो उनसे पूछते हैं कि आप कब फ्री होते हैं, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो 4 बजे फ्री होता है। तो उन्होंने क्या किया, 4 से 6 बजे तक एक क्लास स्कूल किया, उनके गांव के अंदर ही कोई छोटा सा कैंपस अरेंज कर दिया है। तो अगर हम मतलब रूरल एरियाज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनकी कन्वीनियंस पे जाके उनके मसाइल सुन के उनको वहीं अकोमोडेट कर दें। बिल्कुल। तो अब हम ये एक्सपेक्ट न करें कि वो सारे बच्चे किसी बड़े स्कूल के अंदर आ जाएंगे। करिकुलम के हवाले से बात करते हैं सर, आर यू सैटिस्फाइड विद द करिकुलम, या ये जो बच्चे सीख रहे हैं द क्वालिटी? कहते हैं सिंध में इट्स नॉट दैट गुड, पंजाब में थोड़ा बेहतर है। हाँ, कुछ बुक्स जो हैं वो पंजाब में रिवाइज़ हो गई हैं, लेकिन सिंध में अब तक वो एक सिंध में करिकुलम काउंसिल है, और पहले हम सब नेशनल करिकुलम फॉलो करते थे, और अब वो थोड़ा एक प्रॉब्लम है, नो डाउट। लेकिन करिकुलम ठीक है, लेकिन जो है हमारे पास डॉक्टर कदीर और डॉक्टर अता रहमान और बड़े बड़े जो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने सब इसी करिकुलम से जाके
एमफिल और पीएचडी किया है और नोबेल प्राइज़ तक पहुँचे हैं। तो सिर्फ करिकुलम अच्छी चीज़ है, नो डाउट। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस में इन्वेंशन हो रही हैं, उसमें को मॉडर्न होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन सिर्फ वही बुनियाद नहीं है, हमें मेथड थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। हमारा बच्चा रोट लर्निंग की तरफ ज़्यादा है, रटा लगाने की तरफ। हम जब तक अपने टीचर्स को क्रिटिकल थिंकिंग का आदी नहीं बनाएंगे ना, कि मतलब क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ा रहे हो आप, और ना बच्चों में डेवलप करें, बजाय इसकी कि वो ज़्यादा लिख रहे हैं, कम लिखें, अच्छा लिखें, थॉट प्रोवोकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर जब तक, अच्छा ये क्रिटिकल थिंकिंग जब आएगी जब हमारा उस्ताद जो है वो टीचर से बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन पहले कॉल भी लेते हैं। याया साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी है नुशे? अल्लाह का शुक्र, हाउ आर यू सर? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं प्रोफेसर साहब को भी सलाम करना चाहूँगा। देखें, जिस माशरे में असातिज़ा की इज्जत नहीं होती ना, वो माशरे कभी पनप नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस माशरे में कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट एंड द टीचर नहीं होता, वहाँ पढ़ाई अच्छी हो ही नहीं सकती। अभी हमारे मोहतरम प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जो है ना क्रिएटिव तालीम देनी चाहिए। हम लोग सिर्फ तालीम वो देते हैं कि हम लोग रट्टाफिकेशन की तालीम होती है हमारी, जो हमें चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि ये चेंजिंग बोर्ड भी है, मैं कहना चाहूँगा, देखिए अभी ज़ाहिर एक नई रिजीम आ गई, नई गवर्नमेंट बनी, आप बकौल आपके एक नया पाकिस्तान बन गया है। तो नया पाकिस्तान में देखें, मेरी एजुकेशन इज द प्रायोरिटी, एजुकेशन इज द फ्यूचर। अब मसला है कि आप एजुकेशन के बारे में ये तो कहते हैं कि हम एजुकेशन को अच्छी करेंगे, कैसे करेंगे, इट इज द क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि जो मेरी दरखास्त ये है कि एक एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है सेम किया जाए। बोर्ड जो डिफरेंट बने हुए ना, जो आपका ऑफिशियल बोर्ड है वही बोर्ड होना चाहिए, जो इसमें 4 किस्म के बोर्ड बने हुए, 4 किस्म की एजुकेशन है। ये हाँ। बिल्कुल बिल्कुल एक ही यूनिफाइड होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ, कराची से खैबर तक अगर आप यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन रहेगी। तो ये आप खत्म करें। दूसरी बात है कि जो हमारे जो स्कूल्स हैं, जो बेसिक लेवल की तालीम है, वो हमारे बड़े बड़े, मैंने कराची में स्कूल्स देखे में जो बिल्कुल एबेंडेंट पड़े हुए, अगर आप उसको रिफॉर्मेश, इसको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे और वहाँ के जो आपके जो टीचर्स हैं उनको क्वालिफाइड नहीं करेंगे, उनको अच्छी टीचर्स ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो आप अच्छे ब्रीड नहीं निकाल सकते। तो जो मेरा जो एक तो सवाल सर से है, सर क्या आप ये नहीं समझते कि हमारी जो डिफरेंट बोर्ड्स बने हुए, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम बने हुए, इसको यूनिफाइड जब तक नहीं करे तो हम अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं। ये बात, इस बारे में आप कुछ कहिए और कुछ सजेशन दीजिए नई गवर्नमेंट को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिटेल में जो है हम सर से जवाब लेंगे। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि एक ही करिकुलम हो दैट शुड बी रनिंग थ्रू आउट पाकिस्तान, व्हाई नॉट। तो एक ही स्टैंडर्ड की एजुकेशन हमारे तमाम बच्चों को जो है वो मिले। ब्रेक के बाद इसमें बात करते हैं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब हमारे पास अब मौजूद हैं, चेयरपर्सन हैं मैट्रिक बोर्ड के। याया साहब हमारे कॉलर ने एक बहुत अच्छी बात की कि व्हाई डोंट वी मेक द सेम एजुकेशन एक स्टैंडर्ड बना देते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। हाँ, मैं बिल्कुल याया साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। बड़ा अच्छा आइडिया, आइडिया तो नहीं बल्कि डेफिनेटली उनका ख्याल बहुत अच्छा है और ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है। लेकिन डेफिनेटली जो बोर्ड है वो दूसरा बोर्ड नहीं बनाता ना। अच्छा, तो ये काम हमने नहीं किया है। डेफिनेटली डिफरेंट बोर्ड है, लेकिन अगर सिंगल निज़ाम तालीम हो तो ये ज़ाहिर है बच्चों को बेनिफिट करेगा और उसमें एक ही पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए ताकि एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे प्रोड्यूस हों। मगर हम डेफिनेटली हमें चाहिए कि हम अपनी ना टीचिंग इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं वो तो ठीक हैं, हमें स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, फोकस करना है। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं 5000 स्कूल तो हम एक साथ 5000 की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होती। हमें तो चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीज़न वाइज स्कूलों को सिलेक्ट करें और पहले उन पे फोकस करें, फिर तहसील पे जाएं, फिर यूसी पे जाएं और डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा लेकिन एक अच्छा काम होगा। और जब तक उस्ताद प्रिपेयर नहीं होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं लाएगा, क्लासरूम में बच्चों को इनकरेज नहीं करेगा कि यू शुड आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, तो उस वक्त तक जो है वो ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग तो बहुत दूर की बात है क्योंकि हम लोग अभी तक उसी लाइक यू सेड उस रट्टा ही रोल में लगे हुए हैं। बट जैसे कि आपने ये भी कहा कि चीज़ें शायद बदल भी रही हैं और अब थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक सर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? पाकिस्तान में क्या लगता है कि आने वाले सालों में 10 साल में 15 साल में हमारी एजुकेशन
की जो रेट है, लिटरेसी रेट है, वो बेहतर होगी? देखिए हमारा रेट तो डेफिनेटली बेहतर होगा, लेकिन हमारे यहाँ एक फ़र्क रहेगा बहुत अरसे तक ना। कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बट एक मिडिल की बात की जाए ना, कुछ वो तबका इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली वो इज़ डूइंग वेल। और अभी भी जो हमारे यहाँ कंपटीशन होते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, मुल्क से बाहर भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। इवन अभी पिछले साल कराची के एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में गए थे और वहाँ सेकंड और थर्ड प्राइज़ लेकर आए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा यूथ बिल्कुल बेकार हो गया। तो अब मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और बड़ा होपफुल हूँ मैं, और बड़ा पोटेंशियल है। मैं समझ रहा हूँ कि जिस दौर में हमने PhD की थी, जो अब कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, ये नो डाउट ना। हम ये नहीं कह सकते कि अब सब कुछ तबाह हो गया। नहीं, लोग पोटेंशियल हैं, पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, अच्छे स्कूल भी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक सिस्टम गुर्बत और उसका हो गया है, तो कुछ स्कूल बिल्कुल लो पेड हैं। एक स्कूल है जो 500 रुपीज़ पर मंथ फीस ले रहा है और एक स्कूल है जो 15,000 रुपीज़ ले रहा है। तो वो डेफिनेटली यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज। बिल्कुल सही है। तो वो डेफिनेटली एक फ़र्क रहेगा। इस्माइल साहब की कॉल है, बलूचिस्तान से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अच्छा सर, मैं बड़ा ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की एजुकेशन की हालत ये है कि मैं खुद वहाँ इलाकों में गया हूँ, बाराड़ी में, देहातों में, तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं है। मैंने यहाँ से किताबें लेके उन बच्चों को दी, वहाँ सरदारों से बात की, वो कहते नहीं हमारा मैटर नहीं है, ये गवर्नमेंट का मैटर है। गवर्नमेंट वालों से बात करते कि भाई हम फंड जारी करते हैं, वो बीच से खाए जाते हैं। कोई ऐसी तंजीम बनाए कि बलूचिस्तान के जो सेंट्रल बलूचिस्तान है, यानी खुरदार का बेल्ट या जिसको द्रावी बेल्ट कहते हैं, एक बकरान बेल्ट होता है, एक द्रावी बेल्ट होता है, ठीक है ना? तो इनमें एजुकेशन के लिए आप मेहरबानी करके कुछ हेल्प करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। कैन देयर एनीथिंग बी डन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन बलूचिस्तान? डेफिनेटली ये बड़े सिंसियर किस्म के कॉलर हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। और यकीनन बलूचिस्तान हमारे मुल्क का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन ये मैटर पर्टेन करता है ज़्यादातर बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हिसाब से ना फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इशू है। और डेफिनेटली आबादी के तमाम तबकों को एक जैसी सहूलत देना चाहिए, तो फिर वो तरक्की करेंगे। मैंने खुद बलूचिस्तान से MSc किया है। अच्छा, मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा से MSc किया है इनको, और डेफिनेटली बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। बलूचिस्तान के बारे में बात करते हुए थोड़ी तकलीफ भी होती है क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के लिहाज से। देखिए, जब तक आप कम्युनिकेशन ठीक नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन से मुराद है रोड नेटवर्क, जब तक ठीक नहीं होगा उस वक्त तक कोई काम ठीक नहीं होगा। ना आपकी इकनॉमी बेहतर होगी, ना आपकी एजुकेशन बेहतर होगी। स्कैटर्ड आबादी है, जहाँ 4 घर हैं वहाँ 4 घर हैं, वहाँ 10 घर हैं। तो जब तक हमारा रोड नेटवर्क, दुनिया में जिसने भी तरक्की की उसने पहले रोड नेटवर्क डेवलप किया है, इससे इकनॉमी भी डेवलप होगी। इससे आप छोटे स्कूलों से बच्चों को, गाँव गोठों से उनको एक क्लस्टर पॉइंट पर जमा करके उनको अच्छी तालीम दे सकते हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि जो हम फीमेल मेल एनरोलमेंट की बात करते हैं उसमें कितनी डिस्पैरिटी है? लड़कियां कितना मैट्रिक कर रही हैं, लड़के कितना मैट्रिक कर रहे हैं? बड़ी अच्छी रीज़नेबल तादाद है, और हर साल जो है पोजीशंस में लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है, लड़कों की तादाद कम होती है। तो लड़कियां ज़हीन हैं और हमारे, लेकिन डेफिनेटली अब आप अगर इसको इस तरह देखेंगे तो अर्बन और रूरल में ये फ़र्क वाज़े है। कराची में तो शायद गर्ल्स बराबर की तादाद में हैं, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द सिंध के अंदर उनका रेशो थोड़ा सा कम है। लेकिन उसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि नहीं है जी, बहुत अच्छा एक रीज़नेबल, मैं समझता हूँ 40-60 का रेशो तकरीबन है। अंदरूनी सिंध से कॉल है सजाद साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप? जी, मैं कस्बे से बात कर रहा हूँ, हमारे इलाके बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, अच्छा जी। उसमें तालीम यहाँ बिल्कुल मनाए जो बदल बचना है, कोई यहाँ पूछने वाला या कोई ऐसा नहीं है। और सारे हमारे जो बच्चे इलाके के हैं, सारे के सारे रोल चल के जा रहे हैं और किसी को तालीम देने वाला कोई नहीं। ठीक, आवाज़ आपकी थोड़ी सी कम आ रही है क्योंकि टीवी का वॉल्यूम, लेकिन मेरे ख्याल से जो कहने की कोशिश कर रहे तो वो ये कि इदारे हैं नहीं। इसका मतलब है कि लोग अपने बच्चों को
अच्छी तालीम देना भी चाहते हैं, बट अंदरूनी सिंध में, बलूचिस्तान में देयर लैक ऑफ गुड स्कूल्स? देखिए डेफिनेटली दुनिया में हर जगह अर्बन और रूरल का डिफरेंस तो होता है। जो सहूलतें शहर में होती हैं वो रूरल एरियाज़ में नहीं होती। लेकिन बलूचिस्तान का मसला सिंध से ज़रा डिफरेंट है। सिंध के जो रूरल एरियाज़ हैं वो फिर भी बलूचिस्तान के रूरल एरिया से कदरे बेहतर है, और वो इतने स्कैटर्ड नहीं है, इतने रिमोट नहीं है कि वहाँ कोई पहुँच ना सके, सिवाय शिकारपुर और इस तरफ की जो हमारी आबादी है। बाकी सारी जगह छोटे या बड़े स्कूल मौजूद हैं। बलूचिस्तान में क्योंकि बहुत दूर दूर स्कैटर्ड आबादी है और नेटवर्क रोड का इतना अच्छा नहीं है, तो ये मकान और इस इलाकों में नो डाउट प्रॉब्लम है। लेकिन डेफिनेटली बलूचिस्तान गवर्नमेंट को इस पर मतलब इनिशिएटिव लेना चाहिए, और उनके साथ कुछ जो NGOs हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की वजह से भी वहाँ NGO इतना ऑपरेट नहीं कर सकती जितना बाकी पाकिस्तान में करते हैं। अनफॉर्चुनेट, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें बदलेंगी। TCF वाले लोगों ने भी कहा कि उन्होंने बलूचिस्तान में कुछ स्कूल्स खोली हुई हैं, तो उस पर ज़रूर नज़र डालिएगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट विद द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किधर हैं सारे कैफ़े वाले, मिलते हैं उनसे। वेलकम बैक। हमारे कैफ़े वाले वापस आ गए सारे कैफ़े में। इतनी हमने बातें की हैं आज तालीम के हवाले से। प्लीज़ अपने बच्चों को एजुकेट ज़रूर करें। जिस मुल्क में एक आबादी है जो 50% मेरे ख्याल से 30 की उम्र से कम की है, अगर आप उनको तालीम देंगे तो ये मुल्क बहुत आगे निकल सकता है। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि हमारी नई गवर्नमेंट इसे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि वो जानती है कि इसको यूथ के साथ क्या करना है। जी इंशाल्लाह, 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 बिल्कुल इंशाल्लाह। साथ ही साथ बिजली, तुम तो वैसे ही सीख रही हो। अडल्ट लिटरेसी की भी आज हमने बात की है कि बड़े लोग भी सीख सकते हैं, एंड इट्स नेवर टू लेट टू गो बैक टू स्कूल। लेकिन और बताइए, बोलिए। जैसे हमने फेसबुक पे अनाउंसमेंट की थी हमने टिफिन बॉक्स के बारे में, तो अब ये जो पूरा वीक है हम ऐसे खाने बनाएंगे जो आप टिफिन बॉक्स में भर सकती हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल दोबारा से खुल गया है। एजुकेशन की बात करें, स्कूल खुल गया है, और अगर आपके हस्बैंड जैसे ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी जल्दी में बच्चे के लिए कुछ बनाना है, वही चीज़ आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं। पूरे वीक बनाएंगे, पहली अनाउंसमेंट। दूसरी अनाउंसमेंट ये कि अक्सर हम ऐसे सोचते हैं कि आज क्या बनाएं, और आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि कुछ भी। तो अभी इसका भी हम सोल्यूशन देंगे, सस्पेंस रखेंगे अभी कि क्या सोल्यूशन देंगे। अभी मैं कहती कुछ भी क्या होता है, कुछ भी क्या होता है, कुछ भी कौन सी चीज़ है, तो इसका मैं जवाब बिल्कुल दूंगी। अच्छा, जल्दी से आ जाते हैं पहले हमारी डिश की तरफ, क्योंकि टिफिन बॉक्स का मतलब ये है कि उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। हर कंपार्टमेंट को हमने फिल करना है, एंड वी वांट कि हम इसका एक बैलेंस्ड प्रॉपर एक चीज़ रखें कि उसमें कार्ब्स भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो। तो लीन बीफ बर्गर्स हम बनाएंगे। लीन बीफ बर्गर्स के साथ हम बनाएंगे एक अच्छी सी सैलेड। सारी वही सब्जियां जो कि आपके घरों में आसानी से अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो मंडी एक्सप्रेस से मंगवा सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम कोई एप्पल या ऐसी कोई चीज़ रख देंगे, ठीक है। और मंडी एक्सप्रेस जो है वो आप आइए। अरे थैंक यू, आगे आ जाए आपका, आगे आ जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैं अभी कह रही थी कि इसको हम पीछे प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए इसको हम पीछे रख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस एंड फ्रेश। अच्छा, जैसे कि मैं ये कह रही थी कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्या बनाएं, और फिर हस्बैंड कहते हैं कुछ भी, और फिर वही आलू बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं आज फिर आलू, आज फिर दाल। तो उसका अब एक सलूशन है, कुछ भी बना ले। उसका एक सलूशन है मंडी एक्सप्रेस की तरफ से, और वो सलूशन ये है कि अब मंडी एक्सप्रेस वीक में हर दिन जो है वो एक स्पेसिफिक दिन रखता है एक सब्जी के लिए, जो कि स्पेशल रेट्स पे आपको मिलती है। और ख़ास तौर पे हमारे जो CTH के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक कोड है। वो कोड जब आप लगाएंगे उनकी वेबसाइट पर विच इज़ mandyexpress.pk, तो आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। और वो कोड है MXCTH10। दिस इज द कोड, ठीक है। जबरदस्त। ओके, स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से। जल्दी बता दें क्या बना रही हैं। बीफ के लीन हम बर्गर्स बना रहे हैं, एक सैलेड बना रहे हैं। तो जो बीफ बर्गर्स हम बना रहे हैं उसमें हमने कीमे का इस्तेमाल किया है। लीन का मतलब ये है कि इसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए। मंडी एक्सप्रेस से मंगवाए, किसी से भी मंगवाए, आपको ये बोलना है कि उसमें चर्बी ना हो। इसमें हमने गार्लिक भी ऐड किया हुआ है, नमक मैंने ऐड किया है। मेन चीज़ जो इसमें ऐड होगी वो काली मिर्चें हैं, और ये हमने रोस्ट की हुई है। और रोस्ट करने के बाद फिर हमने जो है उनको कूट लिया। ये पिसी हुई काली मिर्चें नहीं है, और उसमें और कोई मिर्च मसाले शामिल नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम ज़रा चटपटा खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं इस पर 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूंगी। इसकी मैं इतनी बड़ी पैटी बनाऊंगी कि वो बर्गर से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि जब वो पके तो श्रिंक हो जाए और बन के साइज़ की हो जाए, ठीक है। तो इसकी हम पैटी बना के इसको पकाएंगे। और उससे पहले मैं ये दिखा दूँ कि सैलेड के लिए हमने कौन कौन सी सब्जियाँ यूज़ की हैं। रॉकेट लीव्स, आइसबर्ग लेटस, टमेटोज,
ऑलिव्स, बेबी कैरेट्स, आप चाहें तो नॉर्मल गाजरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और खीरा। तो यहाँ पे ये मैंने बेबी कैरेट्स को सॉटे करके रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे, खीरा। ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है स्नो पीज, यानी जब मटर बिल्कुल उग रहे होती हैं ना, तो पूरी दुनिया में बड़े शौक से इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग इसकी कुछ देसी खाने भी बनाते हैं, तो इनको कहते हैं स्नो पीस, कच्चे मटर के छिलके बेसिकली। यस, ये हम ऐड कर देंगे। और ऐसी चीज़ होगी ये तो। यस, इसकी हम एक ड्रेसिंग बनाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले हम काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी पैटी का बीफ है, काली मिर्च, नमक, लहसुन, दैट्स इट। कुछ लोग इसमें लहसुन भी नहीं ऊपर किए ऐसा ने फुल कॉम्बैट मोड में आ गई है वो। नो रिंग्स, नो रिंग्स, नो नथिंग। ठीक है, क्योंकि हाथ जितने साफ होंगे उतने मज़ा आएगा खाने में, कि घर का खाना तो फिर साफ ही होता है। ठीक है। यस, तो इसके हम बनाएंगे। बीजी कैसे देख रही है? बाजी मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह ना, जैसे बच्चे आयशा ऐसे हाथ से चीज़ें बना के ना, खाने पकाने का वरना अक्सर मैंने देखा है चम्मच से उठा के उसको ना ला रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं। चम्मच का ये क्या चीज़ है? ऐसी है कि इसका मज़ा ही हाथ से है करने में। अच्छा, इस तरह हम पैटी बनाएंगे। ठीक है। और बेशक टूट जाए पैटी, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको चॉपर में चॉप नहीं करना, ताकि बीफ के पीसेस आपको मुंह में आते हुए फील हो। इस तरह से। क्या कभी कोई मिस्टर बर्गर की रेसिपी तो निकाल लो, है ना? इससे मिलती जुलती रेसिपी है, बहुत हद तक सिमिलर है। इसमें फिर भी सॉरी थोड़ी चर्बी है, क्योंकि मैं गोश्त खुद से ख़रीदा नहीं मैंने, तो इसमें मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये आपको वाइट दिखाई भी दे रही होगी चर्बी, और इसकी वजह से ये बाद में टूट जाएंगे, जो कि मैं पहले प्रिडिक्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर चर्बी नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो बिल्कुल रूखा गोश्त लेना है, बिल्कुल रूखा जिसे कहते हैं, बिल्कुल। और अगर आपको नजर भी आए तो कार में आके आप उसकी चर्बी उतार सकते हैं। कीमे में से निकालना इम्पॉसिबल है, लेकिन गोश्त का पीस अगर खुद खरीदें, चर्बी पहले निकलवाएं और फिर उसका कीमा करवाएं, तो फिर बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, ठीक है, जबरदस्त। नसीम खान, क्या बन रहा है? भाई आप लोगों ने टिफिन बॉक्स की बातें की, आप लोगों ने क्या कह दी रोज सुबह हम कुछ बना के दें, तो अक्सर एक मसला होता है, मेरे साथ तो होता था, पता नहीं आज बच्चों में होता है नहीं होता है। क्या? सुबह खुदा की कसम उठने को दिल नहीं चाहता। हाँ, रोज सुबह यार स्कूल नहीं जाना मुझे आज। तो अगर ऐसा दिल हो रहा हो बच्चों का, तो उनके लिए एक रेकमेंडेड ड्रिंक है, अगर तो वो एस्प्रेसो पीते हैं, कॉफी पीते हैं। आज हम बना रहे हैं वनीला स्मूदी फ्रैप। नाम जरा मुश्किल है, ड्रिंक नहीं है। इसके लिए जो है हम लोगों ने तैयारी की हुई है। 1 कप जो है हमने लिया है अपनी कॉफी का, वो हम लोग इसमें डाल देंगे अपनी जादू की मशीन में। साथ मैंने इसमें वनीला आइसक्रीम ली हुई है अपने फेवरेट ब्रांड के, आपका जो भी फेवरेट ब्रांड है उसका ले लो, वरना कोई भी चलेगी। बस मेक श्योर कि मीठी हो, क्योंकि उसमें जो शुगर का एलिमेंट है वो ये आइसक्रीम का होगा। साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ी बर्फ, साथ आपने वेफर्स ले लेने हैं वनीला ही फ्लेवर के, क्योंकि आइसक्रीम वो है, और वो हम एंड पे गार्निश के लिए डालेंगे। बस अब इसको बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं अच्छा जाए प्लीज। तो कॉफी पाउडर, कॉफी डाली हमने, वनीला आइसक्रीम डाली है, बर्फ डाली है, और साथ हमने वनीला के वेफर्स रख लिए, जो हम लोग एंड पे डालेंगे गार्निश के लिए। रेसिपी कार्ड भी साथ साथ चला रहे हैं हम। रेसिपी कार्ड चल गया है, बहुत आसान सी रेसिपी है, ये बनाए। सुबह तो आप उसको बच्चों को अपने नाश्ते के साथ दे सकते हैं, नहीं तो स्मूदी को बना के रात को फ्रिज में रख दें, सुबह उठ के टिफिन बॉक्स के साथ अगर कोई थोड़ा थर्मोस भी ले ले तो थर्मोस में डाल के दे दें सुबह उनकी। अगर अच्छा, ये स्कूल से भी आके बच्चे पी सकते हैं जैसे, क्योंकि दोपहर में होता है कि बच्चे फिर अपना मस्जिद चले गए, वहाँ से पारा पढ़ के फिर ट्यूशन पढ़ के वापस आए, तो थोड़ी थकावट भी होती है, उसमें पी सकते हैं ये। दूसरा वक्त है वो बोलूंगा, वो जो लंच के बाद सुस्ती नहीं आ रही होती, जब उस वक्त एनर्जी की जरूरत होती है, तब आप पी सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक टाइम होता है सुबह उठते वक्त, दूसरा वक्त होता है जब भी आपकी मैथ्स की क्लास होती है, उसमें सोने को दिल चाह रहा होता है, उसमें थोड़ा सा पी लेना। सही है। कोई वक्त थोड़ी होता है, वाकई मैं एक मूड हो रहा है। मैं तो अपनी बात करता हूँ ना, मैं तो अपनी बात करता हूँ। शाजिया की कॉल भी आ गई, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शाजिया। नहीं है शाजिया बाजी, मुझे तो बड़ी नींद आती थी एक मैथ के पीरियड में और सिविक के। हाय हाय हाय, हाँ, मुझे भी काफी नींद आती थी मैथ के पीरियड में। तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, फिर सारे ही सोते थे, मानता कोई नहीं है। मेरी वाली कहते हैं हाँ कौन सोता है मैथ में। और हमारी टीचर भी बड़ी खतरनाक होती थी। खैर
ये जी देखें, आहा बाजी क्या जबरदस्त कलर आया है इसका। काटी तो बहुत अच्छी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसको हमने ओवरकुक नहीं करना। अगर ये आपको बिल्कुल अंदर से थोड़ा सा पिंक भी लगे, दैट्स ओके, वो फेलियर नहीं है, वो मज़ा ही आएगा आपको उसको खा के। अगर ओवरकुक हो गया, ड्राई हो गया, तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। दोबारा से कॉल आ गई है शाजिया की, दोबारा ले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? I'm fine and welcome back अनुश्री। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है नए पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, और तब्दीली के बाद शो में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बन रही हैं। बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बन रही है, वो मजा भी आ रहा है। नेपाल से आगे रेसिपीज सिखाई है, जो बताया है बहुत जबरदस्त। आयशा और लतीफ खान जो बना रहे हैं वो भी बहुत जबरदस्त बना रहे हैं। एक बात मैं अनुश्री जरूर ऐड करना चाहूंगी, जैसा अभी एजुकेशन पे बात हो रही थी, मैं समझती हूँ कि मतलब गवर्नमेंट का तो है सब कुछ, लेकिन अगर हम पर्सनली एक बच्चे को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि बहुत फर्क पड़ सकता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता हम उसे पढ़ाएं, उसकी मदद करें, तो बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। और बाकी मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करती हूँ नए पहुंचने के बहुत अच्छा पाकिस्तान में तब्दीली आएंगी, और इंशाल्लाह बेहतर पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी में देखें, हम हमेशा अभी बड़ी एक्साइटमेंट है और चहल पहल है, इलेक्शंस में नए रिजल्ट्स आए, नए लीडर्स आएंगे, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी चीज़ फेसबुक पे लिखी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो हम तब्दीली के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक हम खुद अपनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बदलेंगे तो हम वो चेंजेस नहीं देखेंगे जो हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ एक बार फिर सिग्नल्स पे रुकना, कचरा कूड़ा अपनी सड़कों पे ना फेंकना, एजुकेशन में पैसे खर्च करना, किसी को तालीम दिलवाना, सिविक सेंस रूल्स फॉलो करना, ये तमाम चीज़ें ये तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कोई लीडर आके हमारे घर आके तो हमें नहीं बता सकता। और बाजी एक चीज़ और बोल दें कि जानवरों पर खुदा के लिए नाम लगा के ना मारें। तशद्दुद हो रहा है। वो जो एक गधे की वीडियो आई थी, फिर उसके बाद एक अभी कुत्ते की वीडियो आई है, वो तो पकड़ा गया है। बहुत बुरी बात है, बहुत गुनाह है, बेज़बान है ये, लेकिन KPK की पुलिस ने इस पर सख्त एक्शन लिया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट टुक एक्शन ने कहा कि भाई हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जो अपने जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करेगा। ये हुई ना बात, ऐसा ही होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आयशा के बर्गर्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और हमारी नीयत यहाँ पे खराब हो रही है। ब्रेक के बाद जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। Show me what's in the menu. वाओ, मैं भी अपने स्क्रीन पे देख रही हूँ। आयशा बहुत जबरदस्त लग रहा है ये तो बच गया, ये तो टूटा ही नहीं। आयशा आपने कहा था कि ये टूट जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार उसको टर्न नहीं किया। अगर बार बार टर्न करेंगे टूट सकता भी है, मैं दैट्स ओके, खाना ही है, लेकिन ये चीज जरूर है कि सॉफ्ट होना चाहिए जब आप ज्यादा इसको हिलाए जुलाए मत। आराम पकने दे, आराम से दे, पक गया है। अच्छा, इस पे मैंने अब ये रॉकेट लीव्स लगा दिए। रॉकेट लीव्स क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल से मिलते हैं, आई अंडरस्टैंड, और अगर आपको ना मिल रहे हो तो आप आइसबर्ग लेटस भी उसमें लगा सकते हैं। उसके हमने सैलेड बनाई है, सैलेड में आइसबर्ग लेटस इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सॉस है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। इसमें 1 टेबलस्पून अगर मेयोनेज़ है तो इसमें भर के 2 खाने के चमचे पेरी पेरी सॉस है। इसमें चॉप्ड गार्लिक मैंने ऐड किया हुआ है, और इसकी वजह से ये बहुत स्पाइसी सी एक सॉस बनेगी। और मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड किया हुआ है, ताकि हमारे जो बन्स हैं वो बिल्कुल भी ड्राई आपको ना लगे। अच्छा, वैसे बाजी आयशा, ये भी ना हो तो केचप तो ऊपर से डाल सकते हैं ना, बच्चे तो वैसे ही केचप ज़्यादा शौक हैं। आप केचप डाल सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर है मस्टर्ड का, पेरी पेरी का, तो वो अगर एग्जैक्टली सेम आपको चाहिए चटपटा फ्लेवर तो वो अच्छा लगेगा। और आप केचप वाली खा रही हैं। मैं तो केचप वाली, जब कुछ चीजों में नहीं समझ आती, जैसे पिज्जा पे भी कुछ लोग केचप डालते हैं, केचप डाल के खाते, मैंने खुद देखा है। नहीं, उनका जायका होता है, लोगों को दाल चावल नहीं देख केचप। बाजी मैंने बिरयानी पे इनके घर में, बाजी एक को तो मैंने कहा बिरयानी के ऊपर ना चाट मसाला डाल के खा रही हूं, वो चाट मसाला वो चलो ठीक है, ला है वो ठीक है। देखो पिज्जा पे केचप डालना और बिरयानी पे वो चाट मसाला अलग चीज है। वियर्ड कॉम्बिनेशन का किसी दिन हम एक वीक बनाएंगे। यहाँ पे विनेग्रेट मैंने ऐड कर दिया है सब्जियों में, ठीक है। विनेग्रेट में मैंने किस तरह से बनाया, उसमें मैंने ऑलिव ऑयल लिया 2 टेबलस्पून के बराबर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेमन जूस बहुत सारा ऐड किया, हल्का सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, फ्रेशली उसको हमने जो है वो कूटा है और वो हमने ऐड किया, एंड दैट्स इट। आपने ये नहीं कहा
मिक्स 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 मिक्स। अच्छा, ये खानी किसनी है? ज़ैनब बाजी ने खानी है या सलाद आप खा लेना, बर्गर जो है हमें इधर यस करा दो। और ये आधा ये सैलेड करने के साथ अंदर वाले बंदे खाने बैठे के लिए बैठे हैं जी। अच्छा, टिफिन बॉक्स में जो आप इसकी लेयरिंग करेंगे वो एक में आप भर भर के सैलेड ऐड कर सकते हैं, एक में बर्गर रख सकते हैं, एक में एप्पल का एक पीस रख सकते हैं। सो दैट इज लाइक अ कंप्लीट लंच फॉर योर बच्चे, फॉर योर हस्बैंड। ये वेरी गुड बाजी आयशा, आपने बड़ा जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन दिया हर चीज का। अच्छा, ये टिफिन बॉक्स में कितनी देर तक, क्योंकि लंच मुझे याद है मेरा लंच का टाइम आता था स्कूल पे तकरीबन 4 घंटे बाद। हाँ। पर 8 बजे मैं स्कूल में होता था, मेरा 12 बजे ब्रेक। अब ये 12 बजे का टिफिन बॉक्स में 12 बजे सब जगह होता है। 12 बजे लव दिस क्वेश्चन, तो क्योंकि इसी वजह से मैंने जो रेसिपीज बनाई है, हाँ वाकई कंसिडर करके बनाई है कि देखें जब आप इसको टिफिन में रखेंगे ना, अभी आपने बर्गर बनाया, अब आप इसको गौर से अगर देखिए कि जिस तरह से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ अभी सॉफ्ट है, इसको आधा मिनट नहीं लगेगा हार्ड होने में। जैसे ही आपने बनाया क्लिंग फिल्म रैप ले, अगर वो नहीं है तो फॉइल ले ले, बट आई प्रेफर प्लास्टिक रैप, उसमें बहुत सॉफ्ट रहता है और वो इतना बुरा भी नहीं होता है। सो उसको अच्छी तरह से आपने रैप किया, अगर हाफ करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड सैलेड के लिए एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं जिससे वो फ्रेश रहेगी। सैलेड आपने रखी एक बॉक्स में, ठीक है। अब अगर आपके हस्बैंड जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो वो उसको उस वाले बॉक्स को, पर्टिकुलर बॉक्स को फ्रिज में रख सकते हैं ताकि सैलेड फ्रेश रहे। और एक छोटे से किसी पाउच में आप उनको ड्रेसिंग दे सकते हैं कि प्लीज़ इस ड्रेसिंग को थोड़ा सा काम करना, खोलना, ड्रेसिंग ऐड करना और उसको उसी वक्त जो है वो मिक्स करना जब आपने खानी हो, तो फिर ये फ्रेश लुक आएगा। पहले से ड्रेसिंग में इसको आप जो है वो टॉस करके नहीं उसको। अच्छा बाजी, हम भी चिकन के बना सकते हैं, जैसे बच्चों को ज़्यादा चिकन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, बच्चों के दोस्तों के लिए क्या बनाए सब? क्योंकि मेरा जब मैं स्कूल जाता था मेरा लंच मैं नहीं खाता था। हाँ, मेरी क्लास खाती थी मेरा लंच, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ। मैं आपको जवाब आसानी से दे देती हूँ। जैसे अभी ये हमने अपने लिए रखा है ना, तो अभी अंदर से पहले से जवाब आना शुरू हो गए कि ये सैलेड पार कर देना, तो बर्गर अलग से बना देना, एक अलग से फ्राई कर देना, सब मतलब अपनी अपनी कहानियाँ लेके बैठ गए। फ्राई तो होगा अभी, ये बस 11 बजे के बाद फ्राई होगा। Well, there you go. I mean, you know, स्कूल की एक्सपीरियंसेस बहुत मज़ेदार होते हैं भाई। कोई लोग अपने लंच जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ऐसा ही पूरा सिलसिला चलता है। स्कूलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी चाइल्ड्स लाइफ। उसको इस एक्सपीरियंस से डिप्राइव मत करें, उसको स्कूल भेजें, उसको स्कूल जाने दें, उसको स्कूल एंजॉय करने दें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम और बहुत ही एक मेमोरेबल हिस्सा होता है स्कूल लाइफ। आपकी एक चीज़ मैं अपने फादर की मैं शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। मेरे अब्बा जो हैं 2 जॉब करते थे, ठीक है, और सच्ची मुच्ची की बात है, और वो अपने बच्चों, हाँ क्योंकि मेरा तो अपना एक अलग, तो वो क्या करते थे, एक फैमिली के बच्चों को उन्होंने एजुकेशन मतलब दिलवाई हाँ। और अपने पैसों से के, जिसमें जब मम्मा क्या कहती थी कि ना जी पैसे दें, तो वो कहते थे नहीं मैंने एक फैमिली को मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मेरा हाथ तंग है, तो मेरे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि दूसरे के बच्चे भी पढ़ें। तो अगर हम जाहिर सी बात है अभी बड़ा महंगा ज़माना हो गया है, लेकिन फिर भी हम 10-10 हज़ार रुपये की जोड़ा ख़रीदते हैं। अगर हम 1000 रुपये का जोड़ा खरीद लें, 2000 का खरीद 1250 रुपये में TCF में आप एक बच्चे को तालीम दे सकते हैं आराम से। बिल्कुल। तो ये अगर हमारी सोच बन जाए ना, तो बाजी हर गरीब बच्चा जो अभी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, और जिस तरह मैं मोहल्ले से आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, तो टायर पंचर लगा रहे हैं, ये बच्चों की ज़िंदगी नहीं है। तो ये बच्चे फिर बड़े होकर बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर अपनी एजुकेशन ले लें, तो तब्दीली आ सकती है। बहुत हो गई ये बातें। बिल्कुल जी, आज हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को बताया जाए कि बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारे जितने व्यूअर्स हैं माशाल्लाह वो तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से भी पैसे साइड पे कर सकते हैं, जो हम चैरिटी देते हैं या सदका देते हैं या तमाम चीज़ें देते हैं, सबसे अच्छी चीज़ होगी अगर आप किसी एक बच्चे को तालीम दे दें और बाइंड कर लें। मेरे अब्बा ने ऐसे किया था, नर्सरी से लेकर कॉलेज तक 2 बच्चों की एजुकेशन अपने ऊपर ले ली थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मतलब कि थोड़ा बहुत खिलाना पिलाना 10 रुपये 50 रुपये तो हम यहाँ वहाँ देते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं उसकी तालीम के साथ, तो वाकई में ऐसा इससे बेहतर और बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे बर्गर्स यहाँ पे तैयार हो गए, नीयत सबकी ख़राब होगी। नसीब हाथ जो है ना वहाँ जा रहा है, पहले मैं चेक लूँ फिर एक मिनट पहले मैं चेक करती हूँ। होगी कल।